हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर गाइस आपको पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? भौतिक संसाधन की। नेक्स्ट है आर्थिक संसाधन की। तीसरा ऑप्शन है मुद्रा प्रबंध की। एंड गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपका 3rd नंबर पर ऑप्शन दिया गया है मुद्रा प्रबंध की, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो मुद्रा प्रबंध की जो ऑप्शन दिया गया यही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य, थर्ड ऑप्शन है मशीन और 4 नंबर पर ऑप्शन है सामग्री। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा कि प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर सामग्री जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। 3rd नंबर पर ऑप्शन है मशीन, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सेकंड नंबर पर दिया गया है मनुष्य और फर्स्ट नंबर पर है मुद्रा। तो इनमें आपको बताना है कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया मुद्रा, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य। ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर आपका ऑप्शन दिया गया है मनुष्य, यही आपका होगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि नियुक्तिकरण का क्या आशय है। पहले यहाँ पर देखेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो नियुक्तिकरण का क्या आशय है, यहाँ पर आप लिखोगे कि नियुक्तिकरण का अर्थ किसी संगठन में मानवीय संस्थानों की नियुक्ति और विकास के प्रबंधकीय कार्य से है, जो एक संगठन में अनेक प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय क्रियाएं करते हैं। इसके अंतर्गत मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण तथा संगठन के विभिन्न पदों पर लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास सम्मिलित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि नियुक्तिकरण का क्या आशय है, नियुक्तिकरण क्या है। तो यहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे? आप लिखोगे कि नियुक्तिकरण का अर्थ किसी संगठन में मानवीय संस्थानों की नियुक्ति और विकास के प्रबंधकीय कार्य से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पर है कि व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो व्यावसायिक वातावरण क्या है? आप यहाँ पर लिखोगे कि व्यावसायिक वातावरण का मतलब है किसी कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी और आंतरिक कारकों का योग। ये कारक कंपनी के समग्र प्रदर्शन और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि व्यावसायिक वातावरण के घटक, इसमें लिखना है आर्थिक स्थितियाँ जैसे ब्याज दर, मुद्रास्फीति दर, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ जैसे समाज में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं, रुचियाँ, प्राथमिकताएं। तकनीकी स्थितियाँ, इसमें आप लिखोगे जैसे नई तकनीकी का इस्तेमाल, डेटा आधारित निर्णय लेना। राजनीतिक स्थितियाँ, इसमें आप लिखोगे जैसे सरकार द्वारा पारित कानून, नियम, विनिमय और अधिनियम, कंपनी की संस्कृत और संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि बाजार के रुझान जैसे उपभोक्ता की ज़रूरतें, बाजार की स्थितियाँ, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगी व्यावसायिक वातावरण के महत्व। इसमें आप लिखोगे व्यावसायिक वातावरण के आधार पर ही कंपनियां रणनीतिक योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं से कंपनियां अपने लक्ष्यों को हासिल करती हैं और संसाधनों का सही इस्तेमाल करती हैं।
ये योजनाएं कंपनियों को अपने कारोबार मॉडल को बदलने में भी मदद करती हैं। तो व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण क्या है उसको आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो अधिकार है, फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार, सेकंड है सूचना का अधिकार, नेक्स्ट है चुनने का अधिकार और अगला है सुने जाने का अधिकार। निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है बुनियादी ज़रूरतों का अधिकार और यहाँ पर एंड में दिया गया है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, तो यहाँ पर इसकी आप लिस्ट देख सकते हो और आपको गाइस वहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालोगे उसमें लिखोगे सुरक्षा का अधिकार, फिर आपको वहाँ पर सेकंड पॉइंट डालना है उसमें लिखोगे सूचना का अधिकार, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट डालोगे उसमें आपको लिखना है चुनने का अधिकार। तो इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठाती हैं, जैसे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन करती हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करती हैं, भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाती हैं, जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षण वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी रखती है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन यहाँ पर था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार है। तो फर्स्ट आपने अधिकार देख लिए, उसके बाद आपको इतने दो लाइनें लिखनी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठाती हैं और वो कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य क्या हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम विस्तृत में देखेंगे। तो वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य क्या हैं, आप लिखोगे वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य ये हैं, वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जुटाना, आपातकालीन स्थिति में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वित्तीय नियोजन के अन्य उद्देश्य हेडिंग डालोगी, इसमें आप लिखोगी कि पूंजी की ज़रूरतों का पता लगाना, पूंजी संरक्षण तय करना, वित्तीय नीतियां बनाना, संसाधनों का सही और कुशल इस्तेमाल करना, बचत बढ़ाना, भविष्य के लिए सही योजना बनाना, आपात स्थितियों के लिए तैयार करना। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि वित्तीय नियोजन से जुड़ी कुछ और बातें। इसमें आपको लिखना है कि वित्तीय नियोजन से व्यक्तिगत और कारोबारी वित्त की जटिलताओं से निपटने में मदद मिलती है। वित्तीय नियोजन से धन सृजन, जोखिम कम करना और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता हासिल करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आप लिखोगे वित्तीय नियोजन से अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने में मदद मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि वित्तीय नियोजन से सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो वित्तीय नियोजन के केवल दो उद्देश्य पूछे गए थे, दो उद्देश्य आपने ऊपर ही देख लिए थे। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत में आज किया जाता है तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। और इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टाफिंग के दो लक्षण बताइए। तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे स्टाफिंग के दो लक्षण। स्टाफिंग के दो लक्षण कौन कौन से हैं, संगठन में सही लोगों को सही नौकरी देना, सेकंड है संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना। ठीक है, इसके बाद स्टाफिंग हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे किसी कंपनी या संगठन में खास पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को नौकरी पर रखने की प्रक्रिया है, यह प्रबंधन का एक अहम काम है। और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है स्टाफिंग के ज़रिए ये फ़ायदे होते हैं, संगठन में अलग अलग नौकरियों के लिए योग्य कर्मचारी मिलते हैं, इससे मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है
और आप लिखोगे इससे संगठन की निरंतरता और विकास होता है। इससे हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, प्रतिभा और विशेषज्ञता के मुताबिक नौकरी मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लिखना है कि इससे मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि आधुनिक समय में नेता का क्या महत्व है, बताइए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे कि आधुनिक समय में नेता का महत्व बहुत ज़्यादा है। नेता समाज के हित में काम करते हैं और लोगों को प्रेरित करके उन्हें एकजुट करते हैं। नेता समुदाय के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। नेता समाज में न्याय, समानता और आज़ादी के सिद्धांतों को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपको गाइस हेडिंग डाली है आधुनिक समय में नेता के महत्व, और इसमें आप लिखोगे कि नेता लोगों को एक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द एकजुट करते हैं। नेता टीम के प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे कि नेता नई पहलों को लागू करते हैं, नेता परिवर्तन लाते हैं। और नेक्स्ट आपको लिखना है कि नेता मनोबल में सुधार करते हैं, सशक्त संस्कृति का निर्माण करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों को सशक्त बनाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि दूसरों की प्रेरणा, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। तो आधुनिक समय में नेता का क्या महत्व है, पहले आपको एक दो लाइन ऊपर लिखनी है। उसके बाद आधुनिक समय में नेता के महत्व हेडिंग डालने के बाद जो यहाँ पर दिया गया था, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम बताइए। तो नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम आप लिखोगे कि कार्यबल नियोजन की प्रक्रिया के ये चरण होते हैं। प्रारंभ करना, सामरिक दिशा, आपूर्ति विश्लेषण, मांग विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, समाधान कार्यान्वयन, निगरानी प्रगति। नियोजन के उद्देश्य आप हेडिंग डालोगे, इसमें आपको लिखना है कि संस्था के लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की जानकारी देना, कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाना, कुशलता में वृद्धि करना, प्रबंध में मितव्ययिता लाना, स्वस्थ मोर्चाबंदी को विकसित करना, भावी कार्य में सुनिश्चितता लाना, जोखिम और संभावनाओं को परखना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना, साम्य और समन्वय की स्थापना करना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि परियोजना नियोजन प्रक्रिया के चरण, इसमें आप लिखोगे कि परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, डिलीवरेबल्स को निर्धारित करना, बजट का उपयोग करके लागत व्यय की निगरानी और नियंत्रण करना। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखोगे कि जोखिम प्रबंधन करना, गुणवत्ता योजना का दस्तावेजीकरण करना, स्वीकृत योजना बनाना। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम बताइए। तो वो आपने ऊपर ही देख लिए थे, इसके उद्देश्य क्या है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि संगठन के प्रमुख तत्व क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगठन के मुख्य प्रमुख तत्व क्या है, आप लिखोगे किसी संगठन के मुख्य तत्व संसाधनों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, विभागीकरण, काम का वितरण, कमांड की एक श्रृंखला बनाना है। ये सभी तत्व मिलकर यह पुष्टि करते हैं कि संबंधित फर्म उचित तरीके से काम कर रही है। यह मानव और भौतिक दोनों तरह के संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इसके बाद आप लिखोगे कि एडगर सीन एक प्रमुख संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक ने संगठन की संरचना के 4 प्रमुख तत्वों की पहचान की: सामान्य उद्देश्य, समन्वित प्रयास, श्रम का विभाजन और अधिकार का पदानुक्रम। चारों तत्वों में से प्रत्येक एक प्रभावी संरचना के आवश्यक घटक का प्रतिनिधित्व करता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आस्क किया गया था कि संगठन के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो जो 4 आपके प्रमुख तत्व हैं उनकी पहचान यहाँ पर दी गई है और पहले आपको किस तरह से लिखनी है 2-3 लाइनें उनको ऊपर आपने देख लिया, ठीक है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है विकेंद्रीकरण के लक्षण ये है और इसमें आप लिखोगे सत्ता, अधिकार और शक्तियों का बंटवारा। फिर आपको लिखना है कि केंद्रीय प्राधिकरण से अधीनस्थ प्राधिकारियों को जिम्मेदारियां देना, स्थानीय स्तर पर शासन और निर्णय लेने की व्यवस्था, स्थानीय प्राधिकारियों को धन जुटाने और खर्च करने की आज़ादी, स्वतंत्र प्रक्रियाएं जिनके लिए केंद्रीय इकाई के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती, निर्णय लेने में यह सहभागिता हर स्तर अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए, आपने देख लिया। अगर विस्तृत में क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए, विकेंद्रीकरण के प्रकार, तो यहाँ पर आप प्रकार भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि क्षैतिज शक्ति समान स्तर वाले क्षेत्रों के बीच बांटी जाती है। प्रादेशिक, इसमें आप लिखोगे कि निर्णय लेने का काम एक इकाई को दिया जाता है जो एक सीमांकित क्षेत्र पर निर्णय लेती है। नेक्स्ट प्रकार यहाँ पर है कार्यात्मक और इसमें आप लिखोगे कुछ कौशलों को गतिविधि के एक विशेष क्षेत्र से एक विशिष्ट क्षेत्र में मान्यता दी जाती है। और इसके बाद आपको लिखना है राजकोषीय, इसमें लिखोगे सार्वजनिक सेवाओं की अधिक वित्तपोषण क्षमता और गुणवत्ता की आकांक्षा रखता है। तो विकेंद्रीकरण के लक्षण आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कार्यशील पूंजी क्या है। तो कार्यशील पूंजी क्या है, आप लिखोगे कार्यशील पूंजी किसी व्यवसाय को अपने रोजाना के कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी धन होता है। इसे शुद्ध कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। और फिर आप लिखोगे यह किसी कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को मापने का एक तरीका है। कार्यशील पूंजी की परिभाषा देख लीजिए। एक व्यवस्थित परिभाषा आप इस तरह से लिखोगे, यह किसी कंपनी के वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर होता है। यह वह नकदी होती है जो किसी निश्चित अवधि में आने जाने वाले धन का हिसाब लगाने के बाद बचती है। यह कंपनी को वित्त पोषण के लिए ज़्यादा महंगे बाहरी स्रोतों की ज़रूरत के बिना अपने कारोबार को चलाने में मदद करता है। और नेक्स्ट हेडिंग डाली है कार्यशील पूंजी का महत्व। इसमें आप लिखोगे कि स्वस्थ कारोबार चलाने के लिए कार्यशील पूंजी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी बनाए रखने से कारोबार सुचारू रूप से चलता है। उच्च कार्यशील पूंजी वाली कंपनी को बेहतर स्थिति में माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है कि कार्यशील पूंजी की गणना, इसमें लिखोगे वर्तमान परिसंपत्तियों से वर्तमान देनदारियों को घटाकर कार्यशील पूंजी की मात्रा की गणना की जाती है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल किन 2 चरणों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट लिखोगे कि नियंत्रण प्रक्रिया के 2 चरण हैं। फर्स्ट है मानक निर्धारित करना, सेकंड है प्रदर्शन को मापना। तो आपको हेडिंग डाली है कि मानक निर्धारित करना। इसमें आप लिखोगे कि मानक वे प्रदर्शन मानदंड होते हैं जिनका पालन किसी कंपनी को करना होता है। फिर आपको लिखना है कि मानक नियोजन कार्यक्रम में निर्दिष्ट बिंदु होते हैं जहां उत्पादन मापा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है कि मानक कंपनी स्तर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। और फिर आप लिखो कि मानक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। मात्रात्मक मानक धन के संबंध में माने जाते हैं और गुणात्मक मानक ब्रांड पहचान, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है प्रदर्शन को मापना। इसमें आप लिखोगे कि कार्यकर्ता का वास्तविक प्रदर्शन लक्ष्यों के मुताबिक मापा जाता है। विभिन्न मीट्रिक और उपकरणों के जरिए मापन किया जाता है और नीचे जो दिया गया है उसको आपको वहाँ पर लिख कर आना है।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य प्राप्ति के प्रमुख तरीके बताइए। इसमें आप लिखोगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जरिए उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय ये हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना, उपभोक्ता शिक्षा भ्रामक विज्ञापनों का प्रतिबंध, उपभोक्ताओं को अधिकार देना, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण, उपभोक्ताओं को मुआवजा देना, उपभोक्ता अदालतों में मामला दायर करने का मार्गदर्शन, उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता शिकायतें कहाँ दर्ज करा सकते हैं, यह बात पर निर्भर करता है कि शिकायत की राशि कितनी है। 20 लाख रुपए से कम की शिकायत के लिए जिला फोरम में शिकायत की जाती है। 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम की शिकायत के लिए राज्य आयोग में शिकायत की जाती है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा शिकायत के लिए राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जाती है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए से कम की शिकायत के लिए जिला फोरम्स और 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम की शिकायत कहाँ की जाएगी, राज्य आयोग में। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, इसका महत्व बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है और इसका महत्व बताइए। तो इसका महत्व क्या है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।